की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आओ पढ़े की क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 3, जिसका नाम है वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। यह पाठ हमें समय के महत्व को दर्शाते हुए यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें समय को कभी भी व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। समय का पूरा उपयोग करना चाहिए और जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इस पाठ में लेखक ने हमें यह शिक्षा प्रदान करते हुए सही रास्ता दिखाया है कि कोरोना काल का भी हम सदुपयोग करें, समय समय पर पढ़ें और आगे बढ़ें। हम आभार प्रकट करते हैं इस पाठ के लेखक श्री गोविंद कुमार गुंजन का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर पाठ प्रदान किया है। इस पाठ में कहा गया है कि मनुष्य की आदत कभी नहीं बदलती, लेकिन हाँ, कभी कभी पशु पक्षी, हमारे साथी, हमारे परिवारजन हमारी आदत को बदलने में हमें सहायता अवश्य प्रदान करते हैं। जो किसान चारपाई पर सोता है तो मुर्गा बांग देता है और वह किसान अपनी नींद से जाग जाता है। हमारे पाठ के कथानायक जिनको देर तक सोने की आदत थी और वे इस आदत से मजबूर थे, उन्हें कैसे एक छोटी सी चिड़िया ने इस आदत को दूर करने में सहायता प्रदान की और सुबह की मीठी ताजी हवा के स्पर्श का सुख दिलाया। यही वर्णन इस पाठ के अंदर लेखक ने किया है। तो आइए पढ़ते हैं कक्षा 8वीं का पाठ 3, वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। अब मोबाइल फोन में अलार्म उपलब्ध रहने से अलार्म घड़ियों की बाजार में मांग घटने लगी है, परंतु एक समय घरों में अलार्म घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। परीक्षा के दिनों में सिरहाने रखी अलार्म घड़ी भोर में जगाती थी। सुबह जल्दी यात्रा करनी होती तो रात को घड़ी में अलार्म लगा देते थे ताकि सुबह समय पर उठा जा सके। अलार्म घड़ियां बहुत कम आती थी, परंतु आज जैसे हर किसी के पास मोबाइल फोन है, कुछ इसी तरह पहले के समय में सबके पास अलार्म घड़ियां उपलब्ध रहती थी। कलाई पर घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को घड़ी दिलवाई जाती थी। तो शादी में दूल्हे को ससुराल पक्ष वाले घड़ी अवश्य देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी। हम लोग कहते थे कि सेवानिवृत्ति के बजाय नौकरी लगने पर विभाग के द्वारा पहले ही कर्मचारी को एक घड़ी भेंट में दे देनी चाहिए ताकि वह समय पर अपने काम पर उपस्थित हुआ करे। समय का महत्व यहाँ पर भी लेखक ने दर्शा दिया कि पहले के जमाने में सबके पास अलार्म घड़ी अवश्य हुआ करती थी। रात को अलार्म लगा के सो जाते और सुबह वह घड़ी निश्चित समय पर उठा दिया करती थी। मुझे पहली बार कलाई घड़ी तब मिली थी जब मैंने कॉलेज में प्रवेश पाया था। लेखक श्री गुंजन को पहली घड़ी तब मिली थी जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, और पहली अलार्म घड़ी भी मुझे कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में मिली थी। उस अलार्म घड़ी में चाबी भरकर अलार्म की घंटी बार बार बजाकर उसके सम्मोहक प्रभाव को मैं बहुत गहराई तक महसूस करता था। इनाम में मिली हुई वस्तु का तो महत्व ही कुछ और होता है। तो जब लेखक को निबंध प्रतियोगिता में अलार्म घड़ी मिली तो उसमें बार बार घंटी लगाकर रखते थे और उस घंटी को सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती थी वह तो अवर्णनीय है, क्योंकि वह घड़ी इनाम में मिली हुई थी। वह मुझे जागृत करने वाली ध्वनि थी जो रोमांचित कर देती थी। उस ध्वनि का नशा और स्वाद आजकल की महंगे अलार्म ध्वनि वाले मोबाइल फोन से भी नहीं मिलता। संवेदना के स्तर सदैव एक जैसे नहीं रहते, कभी उसकी सघनता घट जाती है, तब बड़ी बड़ी बातें भी उतना रस नहीं देती। यह सब मानवीय मनों की संवेदनाओं का खेल है। जब हमें कोई वस्तु उपहार के रूप में मिलती है तो कुछ
दिनों तक हमें उसके प्रति इतना अधिक लगाव होता है कि हम उसको बिल्कुल नए के नए जैसी बनाए रखना चाहते हैं। उस पर लगी हुई धूल को झाड़ कर, साफ कर, पोंछ कर उसे नई चमचमाती रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह वस्तु पुरानी होती जाती है, समय बीतता जाता है, तो उसके प्रति हमारी संवेदनाएं भी कम हो जाती है। जिन दिनों हमारे पास कोई घड़ी नहीं थी, तब पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो, तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ कि सुबह मुझे इतने बजे उठा देना। बस फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने बजे खुल जाएगी। ट्राई किया कभी आपने? मैंने तो किया कि अपने तकिए को कह के सो जाओ कि ओ माय डियर पिलो, माय डियर तकिया, आज मुझे सुबह 7 बजे उठा दो। शायद उठाए, ट्राई करना, मैंने किया था। तो लेखक के पिताजी ने कहा है, तो बेवजह तो नहीं कहा होगा ना। तो लेखक के पिताजी ने कहा कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो, तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ, बस फिर तुम्हारी नींद सुबह उतनी ही बजे खुल जाएगी। बचपन में कितनी ही बार इस फॉर्मूले को अपनाया था और सही भी पाया था। तकिया हमारी बात सुनता है और ठीक समय पर हमें जगा भी देता है। यह कौतूहल भरा आश्चर्यजनक अनुभव बहुत ही अच्छा लगता था, भले ही तब उसका रहस्य हमें पता नहीं था। मुझे सुबह सुबह उठकर पढ़ना रास नहीं आता था। रात में देर तक पढ़ना बहुत सुहाता था। लेखक कहते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लेट नाइट तक लेखक पढ़ लेते थे। भले ही तब उस बात का रहस्य हमें पता नहीं था। मुझे सुबह सुबह उठकर पढ़ना रास नहीं आता था। रात में देर तक पढ़ना मुझे बहुत सुहाता था। रात्रि के एकांत में मध्य रात्रि से भोर तक पढ़ते रहना और सुबह सुबह नींद आ जाने पर देर से उठना मेरी आदत हो गई थी। लेखक अपनी आदत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लेखक को देर से उठने की आदत इसलिए हुई क्योंकि वे लेट नाइट तक पढ़ते रहते थे। कई बार रात को 2 या 3 बजे तक पढ़ने के कारण सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती थी और सुबह का सौंदर्य सिर्फ कविताओं में ही महसूस किया। पुरस्कार में मिली वह अलार्म घड़ी जब खराब हुई तो फिर सुधार न सकी। आज भी वह 3 दशकों से अधिक समय से मेरे पास बंद हालत में है। इनाम में मिली हुई घड़ी थी, तब तो चलती थी, सुबह जल्दी भी उठा देती, लेकिन एक बार जब वह घड़ी खराब हुई तो 3 दशक का समय बीत गया, लेकिन उस घड़ी को ठीक नहीं किया जा सका। वह अब सुधरने योग्य नहीं रही, परंतु मैं भी कहाँ सुधरने लायक बचा था। लेट नाइट तक पढ़ते पढ़ते लेखक को यह आदत हो गई थी कि वह सुबह देर से उठे, तो न घड़ी सुधर सकती थी और न ही लेखक की देर से उठने की आदत। देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना एक अभ्यास सा बन गया था। वह 80 का दशक था, 1980। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। पहली बार घर से बाहर निकला था। एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। अकेले रहने का यह पहला अनुभव था। कमरे में मैंने महादेवी वर्मा, पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें फ्रेम करवाकर टांग दी थी। प्रश्नोत्तर में ये है। एक तरफ गुसाई तुलसीदास जी का चित्र था, अपनी पुस्तकें और अपना एकांत। रातें जाग जाग कर बिताना, कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना जैसे स्वर्ग में जीना लगता था। परंतु अपने उस एकांत में रात में जागने की राक्षसी प्रवृत्ति के कारण फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल होने लगा था। लेखक देखो स्वयं स्वीकार करते हैं कि लेट नाइट जागते रहना राक्षसी प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, अच्छे लोग सुबह जल्दी उठते। पड़ोसी कृपा करके दरवाजा खटखटाते थे तो नींद खुल जाती थी। देर सबेर दफ्तर पहुंचता था। अलार्म घड़ी भी अब नहीं थी और न ही खरीदने का कभी ख्याल आया। मोबाइल फोन तो तब देखे भी नहीं थे, मतलब तब मोबाइल फोन का आविष्कार नहीं हुआ था। मेरे कमरे में सिर्फ एक दरवाजा ही था, न कोई खिड़की थी न कोई रोशनदान, परंतु फिर भी वह कमरा बहुत प्यारा लगता था। क्यों प्यारा लगता था? क्योंकि वह बड़ा सुंदर हवादार कमरा था और पड़ोसी बड़े अच्छे थे जो दरवाजा खटखटाते थे और लेखक को ऑफिस जाने के लिए सही समय पर उठा दिया करते थे।
कमरा अच्छा लगने का एक और कारण भी था, किराया बहुत कम था। इन सबसे बढ़कर पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे। रात तक पढ़ने लिखने की बुरी आदत बढ़ती जा रही थी और इसमें कोई रुकावट भी नहीं थी। हिंदी और अंग्रेजी का बहुत सारा साहित्य मैंने उस एकांत में खंगाल डाला। मैंने अर्थात लेखक ने। वो सुख अपूर्व था। कठिनाई सिर्फ सुबह जल्दी उठने की थी। जब नींद नहीं खुलती थी तब पता चलता था कि रात को बहुत देर तक जागा। दिन के काम और दफ्तर की नई नई जिम्मेदारी देर से उठने के कारण अव्यवस्थित हो जाती। दिन गड़बड़ा जाता था। कई बार तकिए से सुबह जल्दी उठा देने की भी मिन्नतें करता रहता था, परंतु तब तकिए ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। पहले तो तकिया मान जाता था, सुबह जल्दी उठा देता था, पर अब रोज रोज की बात हो गई। लेट नाइट तक जागते रहे और फिर तकिए को कहे तुम उठाओ, तकिया भी नाराज उठो, नहीं उठाऊंगा। ऐसा नहीं था। रात तक जागने के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती थी, तो सुबह लेखक की आंख नहीं खुलती थी। अपनी किताबों की दुनिया में खोया हुआ मैं इतना बेखबर था कि जब एक चिड़िया कमरे के खुले दरवाजे से कमरे में आकर दीवार पर लगी पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला भी बनाने लगी, तो भी मुझे पता नहीं चला। और जब पता चला तब तक उसका अपने घोंसले में गृह प्रवेश हो चुका था, अर्थात चिड़िया अपने घोंसले में आकर रहने लगी थी और वह वहां अपनी गृहस्थी जमा चुकी थी। शाम को देर तक मेरा दरवाजा खुला रहता था, इसलिए खिड़की या रोशनदान न होने के बावजूद भी वह चिड़िया आराम से अंदर पधार जाती थी, अपने घोंसले में आराम करती। मैं अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। एक सुबह मैं नींद में था। चिड़िया मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर एक अलग तरह की झुंझलाहट से भरी ची ची आवाज कर रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा था। उसकी आवाज तीव्र थी, मानो मेरे न उठने पर वह नाराज हो रही हो। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली, परंतु मैं उठा नहीं। चिड़िया बार बार पलंग के सिरहाने आकर फुदकती और अपनी तीव्र ध्वनि से कमरे को गूंजा रही थी। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु उठकर दरवाजा खोला तो वह उड़कर बाहर चली गई। तब मैं समझा कि सुबह सुबह चिड़िया को बाहर जाना होता है। घोंसला तो उसका रात भर का आश्रय है। दिन में वह घोंसले में आराम से पड़ी नहीं रहती। छुट्टी के दिन हम घर में भले ही पड़े रहें, लेकिन चिड़िया को दिन में घोंसले में रहना नहीं सुहाता। पशु पक्षी भी परिश्रम करते हैं, निश्चित समय पर अपने घर से निकलते हैं, दाने की खोज में निकलते हैं। तो लेखक को यह एहसास हुआ कि मैं भले पड़ा रहूं, देर से उठूं, लेकिन चिड़िया को तो सुबह जल्दी दाने के लिए जाना होता है। दूसरे दिन सुबह फिर मेरी नींद नहीं खुली थी। देर रात तक पड़ा था। अचानक चिड़िया की झुंझलाहट भरी चहचहाट ने मुझे जगा दिया। पलंग के सिरहाने बैठी वह चिड़िया मुझे गुस्से से देख रही थी, मानो मेरे देर तक सोने के कारण वह मुझसे नाराज हो। मैं थोड़ी देर उसकी चहचहाट का आनंद लेता रहा। उसने मेरी रजाई का कोना चोंच से पकड़कर खींचा। वह मुझसे जरा भी नहीं डर रही थी। वह रजाई के उस हिस्से पर आ बैठी जो मेरे सीने पर था। उसका इस तरह मेरे ऊपर आना मुझे बहुत अच्छा लगा। पंत जी की वाणी में लिखी गई पंक्तियां मानस में तैरने लगी। लेखक को पढ़ने में बहुत रुचि थी। विभिन्न प्रकार के साहित्य को रात भर जाग जाग कर इन्होंने पढ़ा था। तो जब चिड़िया के साथ लेखक की दोस्ती हो गई, चिड़िया ने लेखक से डरना बंद कर दिया, तो वह लेखक के ऊपर आकर बैठने लगी और उन्हें जगाने लगी कि जल्दी उठो, दरवाजा खोलो, तो मैं बाहर खुली हवा में उड़ूं, सुबह के सौंदर्य का आनंद लूं। और ऐसा करते वक्त लेखक के मन में पंत जी की लिखी हुई कविता के कुछ अंश याद आने लगे। और वो अंश क्या थे? तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूंथ दिया ताना बाना।
खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। लेखक कह रहे हैं पंत जी ने यह कहा था कि सुबह के सौंदर्य का दर्शन करना मुझे तुमने सिखाया। बिल्कुल वैसे ही चिड़िया ने लेखक श्री गोविंद कुमार गुंजन को सुबह के अलौकिक सौंदर्य के दर्शन करना सिखा दिया। सचमुच उस सुबह पलकें खुलने पर ऐसा ही लगा जैसे किसी ने जागृति का गीत गाया हो। उस नभचारिणी ने सचमुच श्री शुक सौरभ का ताना बाना उस सूने कमरे में गूंथ दिया था। वह कमरा कभी अर्ली मॉर्निंग खुलता ही नहीं था, क्योंकि लेखक तो देर से उठते थे, लेकिन चिड़िया के कारण वह कमरा पहली बार अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह खुला। और जब वह खुला तो ऐसा लगा जैसे पूरे संसार का सुख समेट कर उस कमरे में आ गया। और यह सुंदर सवेरे का दृश्य लेखक को देखने के लिए मिला चिड़िया के कारण। ऐसी एक सुवर्ण छवि कमरे में छा गई थी जिसे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उस सुबह चिड़िया ने मेरी रजाई का कोना अपनी चोंच से खींचकर अपनी चहचहाट से जगाया था। बचपन में इतने ही प्यार से और इतनी ही झुंझलाहट से देर तक सोने पर माँ जगाती थी। मैं अपने चारों ओर फैले हुए उस श्री शुक सौरभ की सुनहरी छवि से भरकर जाग गया। लेखक को अचानक अपनी माँ की याद आ गई। आप भी ऐसा करते हो ना? देर से उठते हो तो पहले मम्मी प्यार से कहती है बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, लेकिन फिर भी नहीं उठते ना तो मम्मी थोड़ा सा झुंझलाहट करी, थोड़ी हल्की हल्की सी डांट सुनाकर कहती है कि उठ जा। लेखक को भी चिड़िया ने झुंझलाहट कर उठाया तो लेखक को अपनी माता की याद आ गई और उन्हें लगा कि बचपन में माँ भी पहले प्यार से जगाती थी और फिर झुंझलाहट से जगाती थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो वह चिड़िया बाहर निकलकर चली गई। अब यह रोज ही की बात हो गई थी। सुबह चिड़िया को कमरे से बाहर जाना होता था, वह जल्दी जग जाती और दरवाजा खुलवाने के लिए मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती और मेरी नींद खुल जाती। जब मैं अपनी बंद कोठरी की शैया को छोड़कर भोर में चिड़िया को बाहर जाने देने के लिए दरवाजा खोलता तो खुले दरवाजे से उस ताजी सुबह की देह की कांति मेरे कमरे में कौंध जाती। ठंडी हवा का स्पर्श और बहुत कोमल कांत उजाला मेरी अलसाई आंखों को सहलाता था। सुबह सुबह जब अलसाई आंखों में नींद और आ रही है और सोना है ऐसा महसूस होता था, लेकिन चिड़िया के लिए जब लेखक को दरवाजा खोलना पड़ता था तो सुबह की कांति ठंडी ठंडी हवा के स्पर्श से गुड मॉर्निंग कहती हुई वह हवा लेखक को जगा देती थी और लेखक के शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी। मुझे लगा किसी अनोखे अनुभव को मैं देर तक सोकर व्यर्थ करता रहा हूं। अब भी मैं रात को देर तक पढ़ता हूं, परंतु अब वह चिड़िया मेरी अलार्म घड़ी है जो मुझे अपने साथ सुबह जगा लेती है। लेखक कह रहे हैं कि जब पहली बार यह एहसास हुआ कि सुंदरता का अप्रतिम वह दृश्य, सुबह सुबह का सूर्योदय का वह दृश्य मैं रोज मिस करता था, देर तक सोता था, तब लेखक को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। लेखक देर तक तो पढ़ते थे, लेकिन अब सुबह जल्दी उठने लगे थे, क्योंकि अब वह चिड़िया लेखक के लिए एक अलार्म घड़ी बन गई थी। अब वह पलंग के सिरहाने या मेरी रजाई पर बैठकर मधुर चहचहाट से मुझे जगाती। उसके चहचहाट में अब वह झुंझलाहट नहीं थी, एक वात्सल्य भरी जागृति थी। लेखक और चिड़िया में इतनी दोस्ती हो गई कि अब चिड़िया झुंझलाती नहीं थी, झुंझलाती भी होगी तो लेखक को ये एहसास ही नहीं होता था। लेखक आनंद का अनुभव करते थे। यह किसी घड़ी की यांत्रिक ध्वनि नहीं है, अपनेपन से भरी हुई पुकार है। घड़ी तो है,
वह एक यंत्र है जो सुबह अलार्म बजाती है और हमें उठा देती है, परंतु यह चिड़िया एक अपनेपन की पुकार के साथ हमें उठाती है, जो मुझे आसमान से उतरती हुई प्रातः काल की सुमंगल घड़ी में पुकारती है। उस सुमंगल घड़ी में सरिताओं का जल, आकाश की वायु, सूर्य का प्रकाश सब अपनी निर्मलता के चरम पर पहुंचकर सृष्टि में नए फूल खिलाने का उपक्रम करते हैं। सुबह सुबह हर व्यक्ति, प्रकृति भी, फूल भी खिलते हैं, भंवरे भी गुनगुनाते हैं, तितलियां उड़ जाती है, पशु पक्षी चहचहाते हैं, मुर्गा अपनी ड्यूटी पर आ जाता है। एक मनुष्य ही है जो देर तक सोता रहता है और समय को व्यर्थ करता रहता है। अब मैं चिड़िया के साथ जागना सीख गया था और सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगा था। रविंद्रनाथ जी ने अपनी जीवन स्मृति में सच ही लिखा है, मैं देवदार के जंगलों में घूमा, झरनों के किनारे बैठा, उसके जल में स्नान किया, कंचनजंगा की मेघ मुक्त महिमा की ओर ताकता बैठा रहा, लेकिन जहां मैंने यह समझा था कि पाना सरल होगा, वहीं मुझे खोजने पर भी कुछ नहीं मिला। परिचय मिला, लेकिन और कुछ देख नहीं पाया। रत्न देख रहा था, सहसा वह बंद हो गया। अब मैं डिबिया देख रहा था, लेकिन डिबिया के ऊपर कैसी ही मीनाकारी क्यों न हो, उसको गलती से डिबिया मात्र मानने की आशंका नहीं रही। ये पूरा विश्व एक सुंदर डिबिया की तरह है। रात को यह डिबिया बंद होती है, सुबह यह डिबिया खुलती है तो हजारों रत्न हमें मिले। वह हजारों रत्न फूल हैं, झरने हैं, पत्ते हैं, प्रकृति हैं, वृक्ष हैं, आप हो और हम भी। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्हें सुबह के सौंदर्य का भान तभी हुआ जब चिड़िया ने उन्हें जल्दी उठना सिखा दिया। हम उस चिड़िया ने डिबिया खोलकर मुझे भी उषा सुंदरी के रत्न दिखा दिए थे। उसका यह उपकार मैं भला कैसे भूलता। दरवाजा खोलते ही चिड़िया चहचहाती हुई बाहर जाती, मानो मुझे कहती हुई जा रही हो कि देखो यह मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है, फिर यह बंद हो जाएगी, फिर तो दिन भर मीनाकारी से सजी डिबिया ही दिखाई देगी, इसके रत्न नहीं दिखाई देंगे। मैं उस वात्सल्यमयी चिड़िया के उस उपकार को बहुत कृतज्ञता से महसूस करता हूँ। डिबिया जब खुलती है और उसके बाद दिन भर फूल तो वैसे ही रहते हैं, कलियां भी वैसी ही रहती हैं, लेकिन सूर्य जैसे जैसे तेज होता है, उग्र होता है, वैसे यह प्रकृति का सौंदर्य भी बदलता रहता है। इसीलिए लेखक आज भी कृतज्ञता महसूस करते हैं उस चिड़िया के प्रति जिन्होंने लेखक को सुबह जल्दी उठना सिखा दिया। उसने मुझे उस घड़ी जगना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखराकर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती है। धरती माता ओस के मोती बिखेर कर हर फूल का स्वागत करती है, नव जीवन का स्वागत करती है। इस प्रकार इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम समय का सदुपयोग करें, देर तक सोते हुए अपने लक्ष्य को ना खोएं, नियमित रूप से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, समय का सदुपयोग करें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, खोया हुआ धन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी प्राप्त नहीं किया सकता। इसलिए कहा गया है, समय पर उठो, समय पर सो, ताकि हमारा पूरा दिन व्यवस्थित रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। समय का महत्व समझाने वाली आज इस रचना को पढ़कर मुझे गीतकार श्री तनवीर गाजी का लिखा हुआ एक गीत, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। समय
हमें पूरा पूरा मिलता है। जो 24 घंटे दूसरों के लिए हैं, वही 24 घंटे हमारे लिए भी हैं। फिर कोई सफलता के शिखर तक पहुंचता है और हम बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं और फिर कहते हैं समय नहीं मिला। यह पंक्तियां प्रेरणा प्रदान करती है उन लोगों को जो समय के अभाव में बहाने बनाते रहते हैं और परिश्रम नहीं करते। असफलता का अर्थ है सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास न करना। इसीलिए आइए हम सब समय ना होने के बहाने को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें, समय का सदुपयोग करें, अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचे। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आओ पढ़ें चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ पढ़ें के साथ जुड़े रहें। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि वे भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।